खूनी झोपड़ी। एक गांव में रोहित नाम का एक लड़का रहता था, जो बेहद ही खुशमिजाज और होशियार बच्चा था। रोहित जितना पढ़ने का शौकीन था, उतना ही नई नई जगहों पर घूमना उसे बहुत पसंद भी था। दुनिया में उसे किन जगहों पर घूमना है, उन सब की उसने एक किताब तैयार कर रखी थी। एक दिन यूं ही वो अपने दोस्त नितिन से बात कर रहा था। रोहित, क्या तुझे पता है कि अपने गांव में वो जो झील के पास वाली झोपड़ी है, उसे गांव वाले खूनी झोपड़ी कहते हैं। खूनी झोपड़ी? लेकिन क्यों? कहते हैं वहाँ जो भी जाता है वो कभी लौट कर नहीं वापस आता। शायद वहाँ कोई शक्तिशाली भूत रहता है। ये भी तो हो सकता है कि वहाँ कोई खूंखार जानवर हो जो इंसानों को खा जाता हो। हो सकता है, पर हमें क्या, जो गांव वाले कह रहे हैं वो ही सही होगा। क्यों ना सच का पता लगाया जाए? मतलब? क्यों ना वहाँ जाकर देखा जाए? तू पागल हो गया है क्या? हम वहाँ नहीं जा सकते। अगर घर वालों को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। तू इसकी चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। तू बस हाँ कर। हाँ ठीक है, अब ये बता कि करना क्या होगा। कुछ नहीं, बस आज रात तू तैयार रहना, मैं तुझे लेने आऊंगा। तो ठीक है, पर हमें अपने बचाव के लिए कुछ हथियार अपने साथ रख लेने चाहिए। ये कहकर नितिन वहाँ से चला गया और जब रात हुई तो रोहित नितिन के घर सभी सामान के साथ पहुँचा। उसने चुपके से आवाज लगाई, नितिन जल्दी बाहर आ। रोहित की बात सुनकर नितिन अपने कमरे की खिड़की से चुपचाप बाहर निकल आया। दोनों खूंखार झोपड़ी की तरफ निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद आखिरकार दोनों वहां पहुंचे। तभी रोहित बोला, यहाँ तो बहुत अंधेरा है। नितिन, जरा टॉर्च तो निकालना। हाँ देता हूँ, ये लो। टॉर्च लेकर रोहित और नितिन झोपड़ी के अंदर चले गए। वहाँ काफी अंधेरा था, तो दोनों टॉर्च की मदद से आसपास देखने लगे, लेकिन वहाँ झोपड़ी जैसा कुछ भी नहीं था। अंदर तो एक शानदार हवेली थी, जिसे देखकर दोनों हैरान हो गए। थोड़ा आगे चलने पर दोनों को एक प्रवेश द्वार दिखा और दोनों उसकी तरफ चलने लगे। तभी अचानक से नितिन बोला, रोहित, हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। ये बाहर से तो झोपड़ी है, पर अंदर से एक हवेली निकली। मुझे डर है कि हम भी बाकी लोगों की तरह यहाँ हमेशा के लिए ना फंस जाएं। अब यहाँ तक आए हैं तो हम पीछे नहीं हट सकते। हमें अंदर जाना चाहिए और इस खूंखार हवेली का राज पता लगाना चाहिए। ये सब सुनकर नितिन हवेली के अंदर जाने के लिए मान गया। दोनों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर हवेली के अंदर पहुँच गए, लेकिन अंदर का नजारा देख वो दोनों चौंक गए। ये क्या है? गांव वाले तो बोल रहे थे कि यहाँ कोई भूत रहता है, पर ये तो खजाने से भरी एक हवेली है। हाँ रोहित, पर ध्यान देने वाली बात तो ये है कि जो भी गांव वाला यहाँ आया वो कभी यहाँ से वापस नहीं निकला। सोचने वाली बात तो है। इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा। रोहित और नितिन हवेली के और अंदर गए तो उन्हें एक दरवाजा और दिखाई दिया। ये दरवाजा बाकी सभी दरवाजों से बिल्कुल अलग था। इस दरवाजे की पूरी बनावट सोने की थी, जिस पर हीरे मोती जड़े हुए थे, और सिर्फ इसी अकेले दरवाजे की रोशनी से पूरे महल में उजाला हो रहा था। ये कैसे हो सकता है? इस छोटे से गांव में इतना बड़ा चमत्कार! मैं खुद भी हैरान हूँ कि ये हो क्या रहा है। हमें अंदर जाना चाहिए और देखना चाहिए। लेकिन ये क्या? दरवाजे पर क्या लिखा है? अंदर जाने के बाद कभी वापस नहीं आ पाओगे। अगर आत्मशक्ति है तो ही इसके अंदर प्रवेश करना। इसका क्या मतलब हो सकता है? यार, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा। हमें अंदर जाना चाहिए। नहीं, अगर सच में हम दोनों बाहर वापस नहीं आए तो? हम आएंगे। हमें बस अपनी आत्मशक्ति को बरकरार रखना है
और किसी के कहने में नहीं आना है। दोनों अपने आप को मजबूत बनाते हुए दरवाजे को खोल अंदर बढ़े तो उन्होंने देखा, अरे ये क्या? अंदर सोने जवाहरात से भरे कई सोने के मटके रखे हुए थे। पूरा फर्श हीरे मोती और गहनों से ढका हुआ था और कई लोग उन गहनों को सीने से लगाकर वहीं फर्श पर पड़े थे। नितिन, क्या ये अपने गांव वाले ही हैं जो काफी समय पहले गायब हुए थे? हाँ, ये सारे तो हमारे गांव वाले ही हैं। गांव वालों के वापस अपने घर ना आने के पीछे का राज रोहित को समझ में आ जाता है। रोहित उनसे बात करने की कोशिश करता है पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। ये सब लालच में चोर हैं। इन्हें इस धन के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तभी रोहित और नितिन इधर उधर देखने लगते हैं। कौन है? सामने आओ। मैं सामने नहीं आ सकता, तुम्हें बस मेरी आवाज ही सुनाई देगी। तो अपना परिचय दो और ये जगह क्या है, हमें बताओ। मैं यहाँ का रखवाला हूँ। इस हवेली में पड़े सारे खजाने की देखभाल मैं ही करता हूँ। साथ ही ये भी देखता हूँ कि यहाँ का खजाना हवेली के बाहर न जाए। और जिस दरवाजे से तुम आए हो वो कोई मामूली दरवाजा नहीं है, वो एक जादुई दरवाजा है। जादुई दरवाजा? हाँ, यहाँ एक बार जो आ जाए वो वापस नहीं जा सकता। ये दरवाजा उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं देता। फिर हम यहाँ से कैसे बाहर जा सकते हैं? यहाँ से जाने की जरूरत भी क्या है। यहाँ इतना खजाना है जो तुम्हें जिंदगी भर नहीं मिल सकता। हमें इस खजाने में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। हमें बस इतना बताओ कि हम इन गांव वालों को कैसे ले जा सकते हैं। बड़े होशियार बच्चे लगते हो तुम। इतना सारा खजाना देखकर भी तुम्हें लालच नहीं आया। तो ठीक है, तुम यहाँ से तभी जा सकते हो जब तुम इन गांव वालों को इनकी लालच का एहसास दिलाओ और इन्हें बताओ कि ये कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। ये सुनकर रोहित और नितिन सोच में पड़ गए कि कैसे हम इन गांव वालों को इनकी गलती का एहसास दिलाएं। तब रोहित को एक तरकीब सूझी। सुनो सुनो सुनो, बाहर आप सबकी माँ आप लोगों का इंतजार कर रही है। वो रोज यहाँ सिर्फ आप लोगों को देखने की आस में ही आती है। रोजाना आप सबकी माँ अपने हाथों से आप लोगों के लिए खाना बनाकर लाती है, और वो भी आप लोगों को खिलाने के लिए। क्या आप अपनी माँ के हाथ का स्वादिष्ट खाना नहीं खाना चाहोगे? क्या आप लोग उनकी गोद में सर रखकर नहीं सोना चाहोगे? ये सुनकर गहनों से लिपटे हुए गांव के लोग भावुक हो जाते हैं और उन सबको अपने घर की याद आने लगती है। साथ ही उन्हें ये भी एहसास हो जाता है कि धन के लालच में उन्होंने अपने प्यारे परिवार का त्याग कर दिया है। जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ तब वो सब भावुकता से अपने माता पिता, बीवी बच्चों और रिश्तेदारों से मिलने के लिए आतुर हो गए और घर की वापसी के लिए तैयार भी हो गए। तुम दोनों बहुत ही बहादुर बच्चे हो, जो इतने सालों में कोई नहीं कर सका, वो तुम दोनों ने मिलकर अपनी समझदारी से कर दिखाया। तो क्या अब हम जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। पर ये हमेशा याद रखना कि लालच करना हमेशा बुरा होता है। जो हमारे पास है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। इसके बाद रोहित और नितिन हवेली से निकल गए और पूरे गांव को उस झोपड़ी की असलियत के बारे में सब कुछ बता दिया।
तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच करना बुरी बला है। हमें उसी में खुश रहना चाहिए जो हमारे पास पहले से ही है। हेलो दोस्तों, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। साथ ही ये भी बताएं कि अगर आप रोहित और नितिन की जगह होते तो क्या धन लेते या अपनी आजादी। इस कहानी को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय। आज मैं आपको पंचतंत्र की एक और नई कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है भूतिया पेड़। किसी जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में एक बहुत घना पेड़ भी था। सभी जानवर उस पेड़ से दूर ही रहते थे क्योंकि उन सब का मानना था कि उस पेड़ पर भूत रहता है। एक दिन जंगल में भालू आया और वह रहने के लिए जगह ढूंढने लगा। मैं इस जंगल में तो आ गया, मगर अपनी गुफा कहाँ बनाऊं? तभी भालू को वो भूतिया पेड़ दिखता है। यह जगह थोड़ी डरावनी लगती है, पर यहाँ शांति बहुत है। मुझे अपनी गुफा यही बनानी चाहिए। भालू उस पेड़ के नीचे पहुँचता ही है कि तभी वहाँ बंदर और हाथी आ जाते हैं और भालू को वहाँ अकेला देखकर बंदर बोलता है, अरे भालू भाई, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? मैं यहाँ रहने के लिए गुफा बना रहा हूँ। भालू भाई, तुम यहाँ अपनी गुफा नहीं बना सकते। यह जगह सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित नहीं है? तुम कहना क्या चाहते हो? हाथी भाई ठीक बोल रहे हैं। इस पेड़ पर तो भूत रहता है। तुम मेरे घर के नीचे अपनी गुफा बना लो, वहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अगर यह सच है तो मैं अपनी गुफा बंदर भाई के घर के नीचे ही बनाऊंगा। तीनों वहाँ से चले जाते हैं। भालू अपनी गुफा ठीक उसी पेड़ के नीचे बनाता है जिस पेड़ पर बंदर रहता था। भालू निश्चिंत होकर वहाँ रहने लगता है। एक दिन भालू जंगल में घूमने के लिए निकलता है। घूमते घूमते वो उसी पेड़ के नीचे जा पहुँचता है। अगर इस पेड़ पर भूत रहता है तो वह मुझे इतने दिन से दिखाई क्यों नहीं दिया? मुझे लगता है यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। भालू के ऐसा कहते ही पेड़ के ऊपर से आवाज आती है, तुम यहाँ आ तो गए हो, लेकिन जा नहीं पाओगे। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कौन है यहाँ? मैं इस पेड़ पर रहने वाला भूत हूँ। भालू डर कर वहाँ से भाग जाता है। भूत भूत, भागो भागो। अपनी गुफा में पहुंचकर भालू बंदर को बुलाता है। अरे भाई, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? बंदर भाई, मैंने अभी भूत देखा, वही उस पेड़ के नीचे। क्या भूत? मैंने तुम्हें वहाँ अकेले जाने से मना किया था। तुम अभी इस जंगल में नए हो और वो भूत तो बहुत खतरनाक है। उसने पहले भी कई जानवरों को नुकसान पहुँचाया है। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। आज के बाद मैं कभी भी वहाँ अकेला नहीं जाऊंगा। भालू अब उस पेड़ के पास कभी अकेला नहीं जाता था। एक दिन भालू को जंगल में एक गोरिल्ला दिखता है। लगता है ये गोरिल्ला जंगल में नया आया है, वरना आज से पहले तो मैंने इसे कभी नहीं देखा। भालू उसके पीछे चल पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद भालू देखता है कि गोरिल्ला उसी पेड़ पर चढ़ जाता है जिस पेड़ पर भूत रहता है। यह देखकर भालू बंदर के पास जाता है। बंदर भाई, मैंने अभी अभी एक गोरिल्ले को भूत वाले पेड़ पर चढ़ते हुए देखा। शायद वह इस जंगल में नया है। पर गोरिल्ला को तो उसकी दुष्टता के कारण काफी समय पहले इस जंगल से निकाल दिया गया था। तो फिर वो जंगल में क्या कर रहा है और उस भूत वाले पेड़ पर क्यों चढ़ गया? क्या वो नहीं जानता कि उस पेड़ पर भूत रहता है? बंदर सोच में पड़ जाता है। वह समझ जाता है कि पेड़ के भूत के पीछे कोई गहरा राज छुपा है। बंदर रात को भूतिया पेड़ के पास ही एक पेड़ पर चढ़कर
छुपकर चिल्लाता है। अरे वाह, बहुत दिनों के बाद किसी गोरीले की खुशबू आ रही है। आज तो पेट भर कर खाऊंगा और यह गोरीला तो मुझे देख भी नहीं सकता क्योंकि मैं तो भूत हूँ। गोरिल्ला ये सब सुनकर डर जाता है। वह सभी जंगल के जानवरों को इकट्ठा करता है। फिर वह उन्हें सारी बात बताता है। बंदर अभी भी उसी तरह से चिल्ला रहा होता है। आज तो मैं गोरीले का मांस खाकर ही पेट भरूंगा। पर भूत तो इस पेड़ पर रहता था, फिर आवाज उस पेड़ से कैसे आ रही है? महाराज, पेड़ पर कोई भूत नहीं रहता। आपने मुझे जंगल से निकाल दिया था, इसलिए मैं इस पेड़ पर आप सबसे छुपकर रहता था। सभी जानवरों को मैंने ही भूत बनकर डराया था, जिससे कोई मुझे देख ना सके। लेकिन अब यहाँ सचमुच का भूत आ गया है। ये सब सुनते ही बंदर नीचे आता है और सबको बताता है। यहाँ कोई भूत नहीं रहता। पेड़ पर रहने वाले भूत का सच सामने लाने के लिए ही मैं भूत बनकर इसे डरा रहा था, ठीक वैसे ही जैसे इसने हम सबको डराया था। गोरिल्ले का झूठ पकड़ा जाता है और उसे जंगल से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह सभी जानवरों को भूतिया पेड़ से छुटकारा मिल जाता है और वे सब खुशी से बिना डरे जंगल में रहने लगते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें डर का सामना बहादुरी से करना चाहिए। नंदेश्वर नामक एक गांव में रहता था एक आदमी किशन नामक। किशन सब्जी बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। किशन अकेला था तो उसी को खेत जाकर किसानों से सब्जी लाना पड़ता था। अपनी मेहनत की कमाई किशन बहुत संभाल कर जमा करता था, परंतु किशन अपनी कमाई से संतुष्ट नहीं था और कुछ अच्छा और बड़ा करना चाहता था। एक दिन किशन सब्जी बेच रहा था जब एक बूढ़ी महिला अपने सिर पर सब्जी की टोकरी लिए जा रही थी। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। किशन उस बूढ़ी औरत को देखकर हैरान रह गया। ये महिला इतनी उम्र में सब्जी बेच रही है। किशन के सब्जी बेचने से पहले ही बूढ़ी महिला ने घर घर जाकर सब बेच दिया। जब तक किशन पहुंचा, किसी को भी और सब्जी की जरूरत नहीं थी। किशन को बुरा लगा तो उसने सोचा कि वह कल के दिन जल्दी आएगा और कुछ न कुछ बेचेगा। परंतु अगले दिन भी वही हुआ। कुछ दिन बीत गए और किशन जानना चाहता था कि यह बूढ़ी महिला इतनी जल्दी सब्जी कैसे बेच रही थी, तो वह उसका पीछा करने लगा। बूढ़ी महिला को पता चल गया और फिर उसने मुड़कर किशन से पूछा, बेटा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या जानना चाहते हो? आओ पूछो मुझे। मुझे माफ करिएगा, पर मैं हैरान हूँ ये देखकर कि आप सब्जी हर रोज इतना जल्दी जल्दी कैसे बेच रही है। कुछ दिनों से मैं कुछ भी नहीं बेच पाया और मुझे पता नहीं मैं क्या करूं। मैं तो कई सालों से सब्जी बेच रही हूँ बेटा, और मैं इस काम से कभी नहीं थकती हूँ। तो बेटा, तुम रोज क्या करते हो? मैं किसानों के पास से सब्जी लेता हूँ और फिर गांव में आकर बेचता हूँ। जो भी कमाई है उससे अपना गुजारा करता हूँ। अब आपकी वजह से कई दिनों से मैंने कुछ भी नहीं कमाया। किसानों से सब्जी क्यों लेते हो? खुद की सब्जी क्यों नहीं उगाते? मुझे मदद के लिए कोई नहीं है। मैं एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता हूँ और मेरे पास कोई जमीन भी नहीं है खेती बाड़ी करने के लिए। तुम्हें कोई बड़ी जमीन की जरूरत नहीं है। अपने घर के इर्द गिर्द जितनी भी जगह है उसमें ही तुम सब्जी उगाना शुरू करो। मुझे ये बोलने के लिए बहुत शुक्रिया अम्मा।
अब केवल उगाना ही नहीं, अच्छे उर्वरक का उपयोग भी करना, तब तुम्हारी फसल अच्छी होगी। किसान सीधा घर गया और अपने घर के चारों ओर बीज बोने लगा। उसने थोड़ी सी भी जगह जाया होने नहीं दी। उसने जड़ खाने वाले सब्जियां, झाड़ियां, लताओं को बोया। कुछ हफ्तों बाद उसके सब्जियां अच्छे से उगने लगे। किशन ने उनको उखाड़ा और गांव गया बेचने के लिए। दिन पे दिन किशन को और सब्जी उगने लगी। वह अच्छा पैसा कमाने लगा और सब कुछ जमा करके उसने अपने लिए खेती करने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा। किशन अब खेती बाड़ी करने लगा और उसकी फसल अच्छी खासी निकलने लगी। जल्द उसने एक सब्जी की दुकान खोल ली, कई तरह के सब्जियों के साथ। गांव के सारे लोगों को किशन की सब्जियां अच्छी लगने लगी और उसी के पास आने लगे सब्जी खरीदने। किशन ने अब नौकर चाकरों को भी काम पे लगाया और अपनी दुकान को और बड़ा कर दिया। एक साल के अंदर ग्राम प्रधान ने देखा कि कैसे किशन ने मेहनत करके अपने आप को खड़ा किया है। उनको किशन बहुत पसंद आया और अपनी बेटी का हाथ किशन को विवाह में दे दिया। किशन के पास अब एक सफल कारोबार, एक सुंदर परिवार और एक अच्छा जीवन था। अतः थोड़ी सी बुद्धि और मेहनत से उसका सपना पूरा हो गया। Hello kids. Hi Grandpa. What are you gonna learn today? We are very eager to listen. Sure. But firstly, tell me, what did you do this weekend? Yay! I visited a newly opened amusement park. Really? How was it? Amazing! It was packed with thrills along with beautiful trees and ponds. Wow! Seems like you had a great time. Yes, I didn't want to come back home. Okay, now I have something interesting to tell you. Your discussion reminds me of a magical cave that existed in the ancient times. Did you hear about any magical caves? No. Magical cave? Oh, where is it? Can we go there? Grandpa, does this cave fly? No, my dear. This cave existed in the ancient India. It was described in our greatest epic, the Ramayana. Oh! This cave cannot fly. Oh! Then what is so special about this cave? Yes, we'll explain it to you. As described in the Ramayana, Sugriva sends all his Vanaras along with Hanuman in various directions in search of Mother Sita. Vanaras? Yes, the half-man, half-monkey race are known as Vanaras. Lord Hanuman too belongs to this race. These Vanaras were thousands in number. Thousands of Vanaras! Woo! On their way, they came across a huge mountain. They encountered a small cave in the mountain. The Vanaras hesitated to enter into the cave, thinking it cannot accommodate all their fellow soldiers. It was very, very dark. So, few of them Vanaras held each other's hand and entered the small cave with difficulty.
but they were surprised to see that this small cave could accommodate any number of people inside it. They jumped with joy. Suddenly, they found an enchanting wonderland inside this cave. It had a wide variety of flowers and fruit-bearing trees growing in abundance irrespective of the season. They grew on the banks of a calm and vast lake whose water tasted as sweet as nectar. There were marvelous mansions studded with precious gems, gold and silver. The Vanaras couldn't believe their eyes. Wow! They were mesmerized by the beauty of this wonderland hidden in a small magical cave. How long did they stay there? The Vanaras refreshed themselves by resting there. But little did they know that they rested for months and not few hours. Ooh, months! The one who entered the Maya cave do not realize how fast time runs out. Feels great to know such caves existed. So kids, how did you like the magical cave? A splendid creation. An illusionary world in a small cave. Truly magical. Yes, ancient India had many such splendid creations that we got to learn about. Grandpa, we would love to spend more time with you and listen to more stories. That's good. Let's meet again soon with another story. Bye. 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 एक गांव में राजू और रवि नाम के दो आइसक्रीम व्यापारी अगल बगल के घरों में रहा करते थे। राजू बहुत सरल और अच्छा इंसान है। वह गरीब था, इस कारण एक छोटा आइसक्रीम ट्रॉली चलाकर अपना जीवन बिताता था। रवि घमंड और ईर्ष्या स्वभाव का था। राजू की उस छोटे ट्रक को देखकर उसका मजाक उड़ाता था। हर दिन सुबह राजू और रवि आइसक्रीम बेचने अलग अलग रास्ते में जाते थे। स्कूल का समय होते ही दोनों वहां पहुंचते थे। स्कूल के सारे बच्चे राजू के पास ही आकर आइसक्रीम खरीदते थे। रवि का आइसक्रीम ट्रॉली तो बहुत सुंदर और बड़ी थी, लेकिन कोई भी रवि के पास आकर आइसक्रीम नहीं खरीदता। उतने में एक गरीब लड़का रवि के पास आकर कुछ खाने के लिए मांगता है। रवि उससे चिढ़कर वहाँ से चले जाने को कहता है। बच्चा बहुत दुखी हो गया। एक बेंच पर बैठकर भूख से रोने लगा। राजू को उस बच्चे की ऐसी हालत देखकर अपनी बचपन याद आई। राजू की बचपन भी ऐसे ही बीती, वो भी एक अनाथ था। राजू बच्चे के पास गया, उसे आइसक्रीम देकर खाने को कहा। पूछा, छोटू तुम्हारा नाम क्या है? तेरे कोई नहीं है क्या? बच्चा उदास होकर कहा, मैं अनाथ हूँ, आप मेरा नाम छोटू ही समझ लीजिए। राजू बोला, बेटा मैं तुम्हारा देखभाल करूँगा, तुम्हारी हर जरूरत को मैं पूरा करूँगा, स्कूल भी भेजूंगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? छोटू बहुत खुश होकर राजू के साथ चला। इसी बीच में राजू अपनी ट्रॉली का बात ही भूल गया। गर्मी की वजह से सारा आइसक्रीम पिघल गई। अब राजू भी कुछ नहीं कर सकता। उदास होकर छोटू को भी अपने साथ लेकर घर चला गया। आज तो छोटू आराम से सो गया, लेकिन राजू सोचता हुआ पूरी रात संकट में बिताई। अगले दिन सुबह रोज की तरह राजू आइसक्रीम बेचने अपनी ट्रॉली को लेकर तैयार हो गया। छोटू से कहा, घर वापस आते समय मैं तुम्हारे लिए जरूरत चीजें लेकर आऊंगा। ऐसे कहकर राजू सोचता हुआ वहाँ से निकल पड़ा। राजू को रास्ते में एक मुनि नजर आए। राजू मुनि के पास जाकर प्रणाम किया। मुनि ने राजू से पूछा,
क्या समस्या है? राजू बोला, मैं अपने इस छोटे गाड़ी से अब तक जीवन चला रहा हूँ, लेकिन अब तो मुझे एक बालक का भी ख्याल रखनी है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसके सारे जरूरतों को कैसे पूरी करूँ। आप ही इस समस्या का परिष्कार कीजिए। मुनि ने कहा, मैं सब समझ गया। मैं तुझे एक बड़ा जादुई आइसक्रीम ट्रॉली दे रहा हूँ। अब यही तुम्हारी समस्याओं को संभालेगी। राजू खुशी से मुनि को धन्यवाद करके उस ट्रॉली को लेकर चला गया। रास्ते में आइसक्रीम बेचता हुआ जा रहा था। इतने में उसको शक लगा कि इतने सारे आइसक्रीम कहाँ से आ रहे हैं, मैं तो इतना नहीं लाया। वह डब्बे को खोलकर देखा तो राजू चौंक गया। उसको समझ आ गया कि ये सब मुनि की महिमा है। रोज की तरह राजू स्कूल के पास आ गया। रवि को राजू की इस नए ट्रॉली को देखकर जलन होने लगा। राजू को इस दिन अच्छा व्यापार हुआ, बहुत पैसे भी मिले। उन पैसों से राजू छोटू के लिए नए बैग, पुस्तक, कपड़े खरीदकर घर लौटा। छोटू बहुत खुश हो गया। अगले दिन राजू छोटू को अपने साथ लेकर स्कूल पहुंचा। उसी स्कूल में छोटू को ज्वाइन कर दी। राजू का व्यापार अब अच्छी तरह चल रही थी। कुछ दिनों के बाद राजू का जीवन कुछ ज्यादा ही बदल गया। बहुत धनवान हो गया। छोटू भी बहुत खुश है। रवि राजू की इस खुशी को सह नहीं पाया। उसको लगा, क्या ये आदमी आइसक्रीम बेच के इतना ज्यादा कैसे कमा रहा है? जरूर इस ट्रॉली में कुछ तो गड़बड़ है। मैं आज रात ही इस बात को पता लगाऊंगा। रात का समय सब लोग सोने के बाद रवि चुपके से राजू की आइसक्रीम ट्रॉली के पास आकर ट्रॉली के अंदर देखा। उसको तो खाली आइसक्रीम छड़ी दिखाई पड़ी, लेकिन शक के कारण रवि एक हथौड़े से मार मार कर उस ट्रॉली का सर्वनाश कर दिया। रवि को लगा कि कोई जाग गया है। वह तुरंत वहाँ से भाग गया। अगले दिन सुबह उठकर घर से बाहर आकर देखा तो वह चौंक गया। उसकी ट्रॉली तो टूट गई थी। रवि राजू की ट्रॉली को देखा। वह तो ठीक है। रवि अपना सर पकड़कर रोने लगा। रानी की सराय, रानी की सराय।
राजू की उम्र कोई 10-12 साल की थी। उसे बाहर की चीजें खाने की बुरी लत थी। उसे घर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसके मम्मी पापा उसे लाख समझाते मगर उस पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन राजू स्कूल से घर आया। मम्मी मुझे भूख लगी है। बैठो मैं अभी तुम्हारे लिए पोहा बना देती हूँ। नहीं मुझे पोहा नहीं खाना है। तो फिर केले हैं, सेब है, खा लो।
नहीं, मुझे तो चिप्स खाना है और पेप्सी पीनी है। वो तो घर में नहीं है। तो लाओ पैसे दो, मैं बाहर से लेकर आता हूँ। इस तरह राजू ने घर का खाना नहीं खाया और माँ से जिद कर पैसे लेकर बाहर चला गया। उसी शाम माँ ने पराठे और आलू गोभी की सब्जी बनाई थी। माँ, पिताजी और राजू तीनों खाने की टेबल पर बैठे थे। राजू को खाना पसंद नहीं आ रहा था, वो खा नहीं रहा था। क्या हुआ राजू बेटा, खा क्यों नहीं रहे हो? मुझे गोभी की सब्जी पसंद नहीं है पापा। तो क्या इतनी रात को तुम्हारे लिए 56 भोग बनाए? चुपचाप खा लो। राजू से खाना नहीं खाया जा रहा था। उसका मन तो पेटीज और आइसक्रीम खाने का कर रहा था। आखिर उसने मम्मी पापा की नजरों से बचाकर पराठे और सब्जी वहीं पास रखे फूलदान में डाल दिए। फिर वो अपने कमरे में चला गया। अगले दिन राजू स्कूल जाने को तैयार था। मम्मी उसके लिए दूध लेकर आई। ले दूध पी ले। नहीं, मुझे दूध पसंद नहीं है, मैं नहीं पीऊंगा। तभी वहाँ उसके पापा आ गए। उनके डर से राजू ने दूध का गिलास ले लिया, मगर फिर उसने वही किया और उनकी नजर बचाकर दूध को खिड़की से बाहर उड़ेल दिया और फिर स्कूल चला गया। उस दिन जब मम्मी घर की सफाई कर रही थी, तब उन्हें फूलदान से रात के पराठे और सब्जी मिली। तभी उसके पापा भी वहाँ आए और बोले, तुम्हारे लाडले ने बहुत सारा दूध खिड़की से बाहर उड़ेल दिया था। देखो, मेरी चप्पलों पर भी दूध लग गया है। इस देश में कई सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें दूध देखने को भी नहीं मिलता, और इसे मिलता है तो इसे उसकी कदर नहीं है। और उसने रात का खाना भी फूलदान में डाल दिया था। हे भगवान, इस लड़के का मैं क्या करूं? इसकी क्लास के सारे बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक ये है, इसी वजह से इसकी सेहत भी दिन पर दिन गिरती जा रही है। जब खाना ही ठीक से नहीं खाएगा तो सेहत कैसे बनेगी? बाहर का अंट शंट खाने की आदत जो पड़ी है। जी, आप कुछ कीजिए ना। अब मैं क्या करूं? राजू कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं है जो मैं जबरदस्ती उसके मुंह में खाना ठूंस दूं। हो सकता है उसके स्कूल की मैडम हमारी कोई मदद कर सके। ये सोच मम्मी पापा अगले दिन राजू के स्कूल की मैडम से मिलने गए और उनसे अपनी समस्या बताई। समस्या तो गंभीर है। ठीक से ना खाने की वजह से राजू पढ़ाई में भी पिछड़ रहा है। वो क्लास के दूसरे बच्चों से खेल में भी काफी पीछे रहता है। तो आप ही कुछ बताइए मैडम की इस समस्या से कैसे निपटा जाए? राजू को समझाना पड़ेगा कि बाहर की उल्टी सीधी खाने की चीजें शरीर को कितना नुकसान पहुंचाती है। मेरे पास एक तरकीब है, ध्यान से सुनिए। मम्मी पापा दोनों मैडम की बात ध्यान से सुनने लगते हैं। अगले हफ्ते राजू के जन्मदिन की पार्टी थी। उसके सारे दोस्त और मैडम भी पार्टी में आई थी। उस दिन राजू को खाने की पूरी छूट थी। उसने जी भरकर चिप्स, बर्गर, पेटीज और आइसक्रीम खाई और कोल्ड ड्रिंक पिया। जब पार्टी खत्म हुई तो मैडम राजू को एक प्यारा सा पौधा देते हुए बोली, ये लो बेटा, तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा। ये पौधा बहुत अनोखा है। ये जिसके पास रहता है उसे कभी चीज की कमी नहीं होती है। तुम इसका ख्याल रखोगे ना? राजू को जो पौधा बहुत पसंद आया। वो बोला, जी मैडम, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगा। पार्टी खत्म हो गई और सब अपने अपने घर पे चले गए। राजू भी अपने पौधे को लेकर अपने कमरे में सोने चला गया। अगले दिन, मम्मी थोड़ा पानी देना, मुझे अपने पौधे में पानी डालना है। पानी क्यों? कोल्ड ड्रिंक डाल दे। कोल्ड ड्रिंक क्यों माँ? तुझे बहुत पसंद है ना? अपने पौधे को भी वही पिला। हो सकता है कोल्ड ड्रिंक पीकर तेरा पौधा जल्दी बढ़ने लगे। मम्मी आप भला कैसी बात कर रही है? किसी पौधे में कोल्ड ड्रिंक डालता है क्या? क्यों? जब तू कोल्ड ड्रिंक पी सकता है तो तेरा ये पौधा क्यों नहीं? मम्मी के अनुसार राजू ने पौधे में कोल्ड ड्रिंक डाल दिया। अब तो फिर ऐसा ही होने लगा। राजू जब भी मम्मी को पानी डालने को कहता, मम्मी उसे कोल्ड ड्रिंक डालने को कहती थी और राजू भी पौधे में कोल्ड ड्रिंक डाल देता था। इस तरह से पौधा धीरे धीरे सूखने लगा। राजू को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसने अपने पापा से पूछा, पापा मैं तो पौधे में पानी से भी अच्छी चीज कोल्ड ड्रिंक डालता हूँ, मगर फिर भी मेरा पौधा सूखता जा रहा है। लगता है इसमें खाद डालनी पड़ेगी।
खाद कहाँ से मिलेगी पापा? तुम्हारे पास ही तो है। तुम जो चिप्स और पीटीज खाते हो उसी को चूरा बनाकर पौधे में डाल दो। मगर क्या ये पौधे के लिए अच्छा होगा पापा? क्यों नहीं होगा? जब तुम्हें अच्छा लगता है तो पौधे को भी अच्छा लगेगा। पापा के कहे अनुसार राजू ने पौधे में चिप्स और पेटीज का चूरा डाल दिया। इससे हालत ये हुई कि पौधा और भी सूख गया। राजू को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने पौधे को बचाने के लिए क्या करे। वो अकेला बैठा सोच रहा था कि तभी उसके मम्मी पापा कमरे में आए। पता है बेटा, तुम्हारे पौधे की ऐसी हालत क्यों हुई? तुम इसमें पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक और खाद की जगह चिप्स और पेटीज डाल रहे थे। इन्हीं चीजों ने पौधे को नुकसान पहुंचाया है। ठीक वैसे ही जैसे ये सारी चीजें तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। जिस तरह पौधे को सही खाद और पानी नहीं मिलने से वो सूखने लगा है, उसी तरह तुम्हारे शरीर को सही पोषक तत्व नहीं मिलने से वो अंदर से कमजोर होता जा रहा है और तुम पढ़ाई और खेल कूद में अपने दोस्तों से पिछड़ते जा रहे हो। ये बाहर की चीजें जैसे पिज्जा, बर्गर, पेटीज, कोल्ड ड्रिंक खाने पीने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, मगर इनमें कोई पोषक तत्व नहीं होता है। रोज ऐसी चीजें खाने से हमारा शरीर कमजोर होता जाता है और कई तरह की बीमारियां हमारे शरीर में घर कर जाती हैं। जिस तरह पौधे को पनपने के लिए अच्छी खाद और पानी चाहिए, उसी तरह शरीर को मजबूत बनाने के लिए अच्छे पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जो सिर्फ घर के खाने से ही मिल सकती है, बाहर की चीजों से नहीं। मैं समझ गया पापा। अब मैं अपने पौधे को अच्छी खाद और पानी दूंगा और खुद भी अब से सिर्फ घर का खाना ही खाऊंगा। आज से बाहर की चीजें बिल्कुल बंद। उस दिन से राजू घर का खाना ही खाने लगा और अपने पौधे को अच्छा खाद और पानी देने लगा। इससे कुछ ही समय में उसका पौधा फिर से लहरा उठा और राजू की सेहत भी अच्छी हो गई। दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा बनना चाहता था। दूसरी तरफ राजा रोज आधी रात होने के बाद महल के तहखाने में जाकर काले जादू के मंत्रों का उच्चारण किया करता था। एक दिन राजा अपने काले जादू की विद्या से एक भूतिया आईना प्रकट कर लेता है और उस आईने को ले जाकर जंगल के बीचों बीच रख देता है। फिर देखते ही देखते वह भूतिया आईना एक विशाल रूप धारण कर लेता है। राजा एक पेड़ के पीछे छुपकर किसी जानवर के आने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर के बाद एक शेर अपने परिवार के साथ वहां से गुजरता है। तभी शेर की नजर उस भूतिया आईने पर पड़ती है। अचानक जंगल में इतना बड़ा आईना देख शेर को बड़ा ताज्जुब होता है। फिर वह अपने परिवार के साथ आईने के सामने पहुंचकर उसे निहारने लगता है। तभी अचानक आईने के अंदर से एक तेज रोशनी बाहर निकलती है और देखते ही देखते शेर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उस आईने के अंदर समा जाता है। यह देख पेड़ के पीछे छुपा राजा खुश होकर उछल पड़ता है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। मेरा भूतिया आईना सच में काम कर रहा है। उसके बाद राजा अपनी जादू छड़ी घुमाकर उस आईने का आकार दोबारा छोटा कर देता है और उसे उठाकर वापस महल चला जाता है। उसके बाद राजा तहखाने में जाकर भूतिया आईने के अंदर कैद शेर और उसके परिवार को बाहर निकाल लेता है। फिर राजा उन सभी को रस्सियों से बांधकर उनकी आंखें निकालकर उन्हें कांच की एक बड़ी बोतल के अंदर डाल देता है। ऐसा करने के बाद राजा शेर और उसके परिवार को महल के तहखाने के एक बड़े पिंजरे के अंदर कैद कर देता है। अब मुझे किसी तरह 100 जानवरों की आंखें जमा करनी होगी। उसके बाद उन आंखों की माला तैयार करके शैतान को अर्पित कर दूंगा। फिर शैतान खुश होकर मुझे इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा बना देगा। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में राजा जंगल के बहुत सारे जानवरों की आंखें निकालकर उन्हें अपने तहखाने में कैद कर देता है। बहुत जल्द यह बात जंगल में चारों तरफ फैल जाती है और सभी जानवर दहशत में जीने लगते हैं। फिर एक दिन जंगल में रहने वाला मटरू बंदर सभी जानवरों की सभा बुलाता है।
पिछले कुछ दिनों से हमारे जंगल के बहुत सारे जानवर अचानक गायब हो गए हैं। यहाँ तक कि हमारे महाराज शेर राजा और उनके परिवार का भी कुछ पता नहीं चल रहा। तभी बगल में खड़ा भालू कहता है, हाँ बंदर भैया, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। मेरे पड़ोस में रहने वाली हिरनी और उसके बच्चे भी अचानक इसी तरह गायब हो गए। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। हम सबको जल्दी इस रहस्य का पता लगाना होगा, वरना एक-एक कर जंगल के सभी जानवर लापता हो जाएंगे। मुझे तो लगता है जंगल में हो रही घटना के पीछे जरूर किसी बुरे जादूगर का हाथ है। हम सभी को चौकन्ना रहकर पूरे जंगल की निगरानी करनी होगी, तभी हम उस दुष्ट को पकड़कर सबक सिखा पाएंगे। फिर अगले दिन से मटरू बंदर अपने साथियों के साथ जंगल में पहरा देना शुरू कर देता है। शाम को राजा हमेशा की तरह जंगल में आकर आईने को रखकर एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। थोड़ी देर के बाद एक भालू घूमता हुआ उस आईने के पास आ जाता है। आईने को देख भालू उसके सामने जाकर अपनी सूरत निहारने लगता है। तभी आईना भालू को अपने अंदर खींच लेता है। अरे ये क्या हो गया? मैं तो इस आईने के अंदर फंस गया। अरे कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी पेड़ के पीछे छिपा राजा वहाँ आ जाता है। खामोश हो जा भालू, मेरी इजाजत के बिना तू इस आईने से बाहर नहीं निकल सकता। अब मैं दूसरे जानवरों की तरह तेरी भी आंखें निकाल कर तुझे खाने में कैद कर दूंगा। तभी वहाँ से गुजर रहा मटरू बंदर यह सब देख लेता है। अच्छा, तो ये राजा हमारे जंगल के जानवरों को पकड़कर अपने साथ ले जा रहा है। लगता है ये राजा कोई बहुत बड़ा जादूगर है। मुझे इसका पीछा करके सारी सच्चाई का पता लगाना होगा। उसके बाद बंदर राजा का पीछा करता हुआ महल में पहुंच जाता है। फिर राजा भूतिया आईने को देखने ले जाकर उस बेचारे भालू की आंखें निकालकर उसे दूसरे जानवरों के साथ पिंजरे के अंदर कैद कर देता है। हे भगवान, इस बेरहम राजा ने तो मेरे सभी साथियों की आंखें निकाल कर उन्हें कैद कर रखा है। मुझे किसी भी तरह अपने साथियों को बचाना होगा। अपने साथियों को दयनीय हालत में देख बंदर को बहुत दुख होता है और वह फौरन जंगल जाकर सभी जानवरों को राजा के बारे में बता देता है। तभी मोटू हाथी सभी जानवरों को सलाह देते हुए कहता है, सुनो मटरू बंदर, मुझे लगता है हम सबको एक साथ मिलकर राजा के महल पर हमला कर देना चाहिए, तभी हम अपने साथियों को बचा पाएंगे। नहीं हाथी भाई, ऐसा करना मौत को दावत देने के बराबर है। वह राजा बहुत ही दुष्ट और खतरनाक जादूगर है। हम सीधे तौर पर उसका सामना नहीं कर सकते। उसका मुकाबला करने के लिए हमें कोई और तरकीब लगानी होगी। तभी डाल पर बैठा तोता जानवरों को पहाड़ी पर रहने वाले जादुई विलियम के बारे में बताने लगता है। विलियम के बारे में सुनकर सभी जानवरों के अंदर एक नया हौसला आ जाता है और वे सभी मदद के लिए विलियम के पास पहुंच जाते हैं। सुनो विलियम, जंगल के सभी जानवरों की जान खतरे में है। पड़ोस के राज्य का राजा अपने काले जादू की विद्या के लिए एक कर जंगल के सभी जानवरों की आंखें निकाल कर उन्हें खाने में कैद कर रहा है। मैंने सुना है तुम्हारे पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। अब तुम भी उस बेरहम राजा को सबक सिखा सकते हो। इस तरह वहाँ मौजूद सभी जानवर विलियम से विनती करते हुए रोने लगते हैं। जानवरों को रोता देख विलियम को उन पर बहुत तरस आता है और वह उन सभी की मदद करने का फैसला करता है। चिंता मत करो, मैं उस बेरहम राजा को सबक सिखाकर तुम्हारे सभी साथियों को आजाद करवाऊंगा। उसके बाद विलियम अपने लाल की अंगूठी को छूकर अपने साथ जादुई भाइयों को वहाँ प्रकट कर देता है। चलो तुम सब तैयार हो जाओ, हमें फौरन पड़ोस के राज्य के महल पर हमला करना है। विलियम की बात सुनते ही उसके सातों भाई अपने हाथों में जादुई तलवार प्रकट करके तैयार हो जाते हैं। फिर विलियम वहाँ एक बड़ी सी जादुई कालीन प्रकट करके अपने भाइयों के साथ उस पर सवार हो जाता है और हवा में उड़ता हुआ राजा के महल में पहुँच जाता है। अचानक विलियम और उसके भाइयों को देख राजा हैरान रह जाता है। अरे ये क्या, अचानक
जैसे दिखने वाले इतने सारे नौजवान यहाँ कैसे आ गए? मेरा नाम विलियम है। मैं तुझे तेरे बुरे कर्मों की सजा देने आया हूँ। तूने अपने काले जादू के लिए बहुत सारे मासूम जानवरों पर अत्याचार किया है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, तो तुम मुझसे लड़ाई करने आया है? ठहर जा, अभी बताता हूँ तुझे। इतना कहकर राजा अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से वहाँ बहुत सारे भूत चुड़ैल प्रकट कर देता है। फिर राजा इशारा पाते ही सभी विलियम और भाइयों पर हमला देते हैं। लेकिन विलियम के साथ भाई अब तलवार से एक एक कर भूत चुड़ैलों के सर काट कर उन्हें जमीन गिरा देते हैं। अरे नहीं, ये क्या हो गया? ये लोग तो बहुत ही शक्तिशाली निकले। लगता है इन लोगों को मारने के लिए अब मुझे अपने सबसे ताकतवर हथियार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इतना कहकर राजा अपनी जादुई छड़ी निकाल के मंत्र पढ़ने लगता है। लेकिन तभी विलियम राजा को पकड़ लेता है और उसके हाथ से जादुई छड़ी छीनकर उसके 2 टुकड़े कर देता है। बस बहुत हो गया तमाशा, अब तू नहीं बचेगा। फिर अपनी तलवार से राजा की गर्दन काटकर उसे जान से मार देता है। उसके बाद विलियम तहखाने में कैद सभी जानवरों को आजाद कर देता है और अपनी जादुई शक्ति से उन सभी की आंखें पूरी तरह ठीक कर देता है। फिर विलियम जानवरों को ले जाकर उन्हें वापस जंगल में छोड़ देता है। इस तरह विलियम दुष्ट राजा को सबक सिखाकर जंगल के सभी जानवरों को उसके खौफ से मुक्त कर